शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम स्टेट्स। ठीक है, किंग हर्षवर्धना, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम स्टेट्स कब चालू हुआ था? ईयर 650 टू 1200 एडी। कब? 650 से 1200 एडी। किंग हर्षवर्धना डाइड इन द ईयर 647 एडी। जो किंग हर्षवर्धन थे वो 647 एडी में उनकी मृत्यु हुई। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 600 years there was no large fires in India and after next and for next 600 years, यानी कि जब हर्षवर्धन मरे, उनकी मृत्यु हुई, उसके 600 साल बाद तक कोई भी बड़ा एम्पायर भारत में नहीं आया। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। और जो कंट्रीज थी वो किसमें डिवाइडेड थी? बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में, राज्यों में, है ना। व्हाई डिड दिस हैपन? ये ऐसा क्यों हुआ? फ्रॉम वेयर डिड दिस स्मॉल किंगडम्स अराइज? कहाँ से ये छोटे छोटे किंगडम्स आए? हु वर द फेमस किंग्स ऑफ द टाइम? उस समय के जो फेमस किंग्स थे वो कौन थे? हाउ डिड दे मैनेज टू मेंटेन लार्ज आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम्स एंड कॉन्कर मोर टेरिटरी? कैसे वो अपने लार्ज आर्मीज को प्रोटेक्ट करते थे और अपने किंगडम्स को, और कैसे दूसरी टेरिटरी को कैप्चर करते थे? व्हाट वेंट ऑन इन देयर रॉयल कोर्ट्स? क्या उनके रॉयल कोर्ट्स में क्या होता था? वी शैल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन दिस लेसन। और ये सारी चीजें हम ना, आप ये मैप देख सकते हैं, ये द मेन राजवंशास, है ना, वो राजवंश जो कि मेन राजवंश जो कि 650 टू 1200 एडी में थे। ठीक है, यहाँ देखिए पर्वगुप्त, यहाँ पे सिंधु रिवर है, ये हिंद शाही है, करमाती, यहाँ सतलज रिवर है, चौहर, गुर्जर, कन्नौज, यदूत, अ, चंदेल, कलचुरी, हैया, सोमवंशी, ये शासकों के नाम है। छिंदक, नागवंश, काकतीय, चालुक्य, है ना। ये जो हिस्सा यहाँ पे आता है ये महानदी, तो यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ आता है। पाल शासक, है ना, बाना, तो ये सारी पांड्या, ये सारी चीजें क्या है? ये उस समय की मुख्य राजवंश है, यानी कि द मेन राजवंशास 650 टू 1200 एडी के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज वर फॉर्म्ड। कैसे नए राजाओं का मतलब कहना चाहिए कि कैसे नए राजा बने, है ना। हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज, कैसी नया राज्य और नए राजा बने। तो मैनी किंग्स यूज्ड टू इंस्क्राइब देयर ऑर्डर्स। बहुत सारे किंग्स थे वो क्या करते थे? अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे। किस पे? है ना, एडिक्टेड ऑन रॉक्स एंड कॉपर प्लेट्स। या तो वो ताम्र पत्र होता था, उस पे ऑर्डर्स को और अपनी बातों को लिखवाते थे। पोएट्स एंड बर्ड्स आल्सो सॉन्ग टू देयर किंग्स। जो पोएट्स होते थे, है ना, यानी कि जो कवि होते थे, वो लोग क्या करते थे, या दरबार के जो होते थे, कई लोग उनके जो सेवक होते थे वो क्या करते थे? रोट सॉन्ग्स ऑफ प्रेज टू देयर किंग्स, यानी कि राजा की तारीफ में गाने लिखते थे। We came to know more about the history of those times. What is written on these rocks and copper plates? तो क्या हुआ? We came to know more about the history of those times. हम उस समय की हिस्ट्री, इतिहास के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं? रॉक्स पे लिखे हुए और कॉपर प्लेट्स पे लिखी हुई चीजों के द्वारा। ठीक है, द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉपीज ऑफ द नियर बाय रॉक्स। जो इंस्क्रिप्शंस है और जो कॉपीज है कॉपर प्लेट्स, there were many powerful kings ruled in different parts of the year 650 AD। उसमें क्या शो कर रहा है कि जो रॉक्स पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, कॉपर प्लेट्स की जो कॉपीज हैं, उस पे ये दिखाया गया है कि उस समय बहुत ही पावरफुल राजा, बहुत ही ताकतवर राजा होते थे, जो कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, है ना, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रूल करते थे। कौन से ईयर में? इन द ईयर 650 AD। ठीक है, into their empires। तो किसको विक्ट्री मिलती थी और उनके एरियाज को, और कैसे वो उसको अपने लेते थे, मिला लेते थे। तो चलिए पढ़ते। दीज रूलर्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। हमेशा लड़ाई में रहते थे विद ईच। रूलर्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच टू एक्सटेंड देयर एम्पायर्स। हमेशा अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए हमेशा युद्ध में रहते थे। डिसिडेंट्स किंग्स
एंड इनकेपेबल, लेकिन जिससे जो इनसे हारते थे, इन पावरफुल राजाओं से मतलब ताकतवर होते थे, वो थोड़े वीक कमजोर होते थे और केपेबल। वंस दे कॉन्कर्ड मोर टेरिटरी, जब वो एक बार में capture कर लेते थे, है ना, they appointed their army generals and won these new regions and established their authority over them. तो what they will do कि जब वो अपनी टेरिटरी को कॉन्कर कर लेते थे, दूसरे की टेरिटरी को, या सीनियर ऑफिसर्स को गवर्न करते थे, ताकि वो टू गवर्न दीज न्यू रीजन, ताकि वो इन नए जगहों पे अथॉरिटी देते थे। गवर्नर्स क्या होते हैं, अथॉरिटी को एक्सेप्ट वेस्टर्न साइड डायनेस्टी के ऑफिसर्स ऑफ द राजपूतास कौन थे, वो चार के ऑफिसर्स थे। इन द 8th century and began independent, को उन्होंने राजा घोषित कर दिया एंड इंडिपेंडेंटली। समटाइम्स बैरियर friends to attack weak tribals and stamp his warrior authority over them। कई बार मिल के उनकी हेल्प करते थे, उनकी दो, ताकि वो वीक ट्राइबल्स, है ना, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनकी अथॉरिटी पे कब्जा कर सके। लेटर ही वो ब्राह्मण्स, फिर वो ब्राह्मण्स को, मर्चेंट्स को एंड पीजेंट्स को से बुलाते थे एंड दे सेटल एंड दे टेल देम टू सेटल इन देयर एरिया, है ना, और वो उनको कहते थे कि यू हैव टू सेटल हियर, प्लेसेस टू सेटल इन द एरिया। ही हैड कॉन्फिडेंट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, और लोगों को बाहर से बुला के वहां सेटल करते थे एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ किंग, एंड खुद को राजा घोषित करते थे। A stone inscription found at Ghaटियाला near जोधपुर in राजस्थान, राजस्थान के पास घटियाला है, वहां पे जो है जोधपुर के पास एक ऐसा ही एग्जाम्पल। इट सेज दैट द प्रतिहारास जो थे एस्टेब्लिश देयर रूल इन द रीजन, इन दिस प्रतिहारास ने अपना रूल स्थापित किया, ठीक है। इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो द कलचुरी रूलर्स ऑफ द त्रिपुरी किंगडम नियर जबलपुर इन अ सिमिलर मैनर, इसी सेम मैनर में हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक जो थे वो भी रूलर्स बने त्रिपुरी किंगडम के, कहाँ पे, जबलपुर के पास। बहुत से हैं जिसमें किंग और अपना राज्य साम्राज्य बनाने के तरीके हैं। सम फैमिलीज वुड सेट लैंड फॉर फार्मिंग, एक बड़े से एरिया को एक्वायर कर लेती थी, कैप्चर कर लेती थी और वहां पे फार्मिंग करती थी। नेक्स्ट है, दे वुड डिग, वहां पे वो क्या करते थे, खेती किसानी, जमीन ले ली, जमीन कैप्चर करते थे एंड दे वुड स्टार्ट डिगिंग। वेरी स्लो, आज नेटवर्क बहुत स्लो है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, दे वुड डिग वेल्स, पॉन्ड्स एंड बावड़ीज टू इरिगेट द लैंड टू गेट अ गुड क्रॉप। क्या करते थे वो लोग, कुआं बनाते थे, कुआं खनाई करते थे, पॉन्ड्स बनाते थे, छोटे छोटे झील तालाब जैसे, एंड बावड़ीज बनाते थे, ताकि वो लैंड को इरिगेट यानी कि बहुत अच्छे से सिंचाई कर सके, ताकि बहुत अच्छी फसल हो। एज द ईयर हार्वेस्ट
So increase, जैसे ही उनकी फसल बढ़ती, these families would become wealthy and powerful, और ये फैमिली क्या हो जाती थी, wealthy यानी कि पैसे वाली और powerful, ताकतवर हो जाती थी. Their dental would increase their help and advice, और उनका खजाना एक तरह से कहना चाहिए बढ़ता ही जाता था, पद भी बढ़ते जाता था. And they would seek, and other people, दूसरे लोग, they would seek their help and advice, and दूसरों की सलाह लेते थे और उनसे मदद लेते थे. The people would pay, they said, यानी कि क्या करते थे, बहुत ही शांति से एकदम आज्ञाकारी तरीके से उनकी बातों को सुनते थे और उनकी बात को फॉलो करते थे. Establish their superiority, and families would lineage of gods and rishis, and लोगों को अपनी superiority and authority show करने के लिए ये families क्या बोलती थी कि हम lineage of god, कि हम भगवान के और ऋषिस के वंशज हैं. The Pala dynasty of Bengal and the Kalchuris of Central established their supremacy in the same way. तो जो बंगाल की जो पाला डायनेस्टी थी वो, और जो कलचुरी थे जो सेंट्रल मध्य भारत का जो कल्चुरी शासन था इंडिया का, उन्होंने सेम तरीके सुप्रीमेसी यानी कि अपना पद इसी तरीके से पाया था. द रोल ऑफ ब्राह्मण्स एंड द भट्ट्स. Brahmins held powerful families, established dynasties, and guided the new kings in running their. तो ब्राह्मण्स हेल्ड पावरफुल फैमिलीज, ब्राह्मण्स क्या किए, पावरफुल, और ताकि वो थे रॉयल डायनेस्टी बढ़ा सके, न्यू किंग्स को गवर्न मतलब उनके राज्य को चलाने में उनकी मदद करते थे. इन दोज डेज द ब्राह्मण्स वर नोन फॉर देयर विजडम. उस समय ब्राह्मण्स को उनके कहना चाहिए एक विजडम यानी कि उनके नॉलेज के लिए, लर्निंग एंड नॉलेज, और उनके पद के लिए उनको जाना जाता था. दे respected for their understanding of governance and state craft की एरिया की जो कला है उसको और स्टेट की गवर्नेंस को वो बहुत अच्छे से समझते थे, इसके लिए भी वो जाने जाते थे और रिस्पेक्ट किए जाते थे. that is why king in साउथ इन ब्राह्मण्स. तो साउथ और नॉर्थ की जो उन्होंने ब्राह्मण्स को इनवाइट किया, who lived on the banks of the गंगा टू सेटल इन देयर किंगडम्स, और उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मण्स को इनवाइट किया जो कि गंगा और यमुना नदी के आसपास सेटल थे, ताकि वो उनके राज्य में आके सेटल हो जाएं, है ना, और इससे उनको फायदा हो. तो इन रिटर्न द किंग्स वुड डोनेट एंटायर विलेज और द रेवेन्यू. होता था कि जब वो ब्राह्मण्स एग्री हो जाते थे कि ओके वी विल कम एंड वी विल सेटल इन योर प्लेस, तो उस रिटर्न में राजा क्या देते, दे विल डोनेट, या तो वो गांवों से कलेक्टेड रेवेन्यू यानी कि जो राजस्व आता था उसको ब्राह्मण्स को दे देते थे. दे केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ दीज डोनेशंस बाय इंस्क्राइबिंग प्लेट्स, और ये सब चीजों का वो रिकॉर्ड कैसे रखते थे, कॉपर प्लेट्स में इंस्क्राइब करा के. जस्ट अ सैंपल, द दानपत्र ऑफ किंग रत्नदेव थर्ड ने 12th से है ये खरौद में, जिसपे ये ऑफरिंग्स उन्होंने ऑफर किया है, जमीन और नियम मतलब बताए हैं कि कौन सा हिस्सा क्या है, तो ये इस तरह से उन्होंने कॉपर प्लेट्स पे अंकित करवाया था. ओके, तो देयर वाज अनदर रीजन जनरस, इतने बड़े तरह के डोनेशंस ब्राह्मण्स को देते थे, इसका एक और रीजन है, टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन सोसाइटी, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए. द किंग्स वुड गेट द ब्राह्मण्स प्रिपेयर अ लिनेज फॉर किंग्स, यानी कि वो ब्राह्मण्स को किंग्स का एक वंशज के तौर पे शो करते थे. प्रिपेयर अ लिनेज फॉर किंग्स यानी कि राजाओं के लिए रेडी करना. शो दैट दे वर डिसिडेंट फ्रॉम द सन, वो ये शो करवाते थे कि ओके ये सूर्य के वंशज हैं, ये मून के या किसी ग्रेट ऋषि के, इस तरीके से जैसे सूर्यवंशी हो गया, चंद्रवंशी, तो इस तरीके से वो शो करते थे कि हाँ ये इनके वंशज है, ये इनके वंशज है, किसके थ्रू, ब्राह्मण्स के थ्रू. तो दे वुड आल्सो आस्क देम टू परफॉर्म, एंड जो किंग्स थे वो ब्राह्मण्स को क्या बोलते थे कि उनको परफॉर्म करने बोलते थे, राजस्व, अश्वमेघ अश्वमेघ एंड अदर टाइप्स ऑफ यज्ञास टू शो हाउ पावरफुल दे वर. तो वो लोग क्या करते थे, उन हवन वगैरह ये सारी चीजें, बड़े बड़े यज्ञ करने को बोलते थे, ताकि वो शो कर सके कि हम कितने बड़े राजा हैं, हमारा कितना पावरफुल, मतलब हम कितने powerful. और कॉपर फाउंड इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक कॉपर प्लेट मिली है शोइंग द डोनेशंस मेड बाय द रत्नदेव थर्ड, जिसकी पिक्चर हमने जस्ट अभी भी देखी है. ठीक है, कलचुरी किंग थे वो रत्नदेव तृतीय, जिन्होंने खरौद में मिली है वो, तो उसमें उन्होंने इंस्क्राइब करवाया था. द भट्ट्स आल्सो प्लेड
important role in establishing the royal lineage. तो जो भट्ट्स होते थे उन्होंने बहुत ही important role play किया था royal lineage को establish करने में. The blood tradition prevailed in the entire North Indian region during this time. यानी कि north side में पूरा फैले हुए थे. They were court poets यानी कि दरबार के कवि who sang songs in the local languages यानी कि जो आम भाषा में गाना गाते थे राजा की बड़ाई करते हुए और उनके पूर्वजों की बड़ाई करते हुए. These songs would instill a feeling of respect and pride for the king among the people. And ये जो गाना होता था, ये जो songs होते थे, वो लोगों में मतलब एक respect and गर्व दिखाता था राजा के प्रति लोगों में. तो in छत्तीसगढ़ tradition can in the form of the चरण पोएट्स और आप इस चीज को हमारे छत्तीसगढ़ में चरण पोएट्स के तौर पे देख सकते हैं. On one such poet was Dalram Rao. कौन थे? दलराम राव who lived in the court of राजा लक्ष्मी निधि of खैरागढ़. राजा लक्ष्मी निधि जो थे खैरागढ़ के राजा थे उनके कोर्ट के पोएट थे, कवि थे दलराम राव. He was the first person to use the छत्तीसगढ़ in one of his poems of praise to the king. एक पोयम में उन्होंने राजा की बड़ाई करते हुए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था. Okay. Monarchs and feudal kings. As the number of small kingdoms grew, जैसे ही छोटे-छोटे small kingdoms बढ़ने लगे, the wars between them also increased और उनके बीच की लड़ाइयां भी बढ़ने लगी. Each king fought his neighbors to expand his territory. Every king wants to fight, है ना, to capture others' territory, है ना. तो each king fought his neighbors to expand his territory कि कैसे हम अपना राज्य को साम्राज्य को बढ़ाएं. But as we saw in the case of Emperor समुद्रगुप्त, जब हम समुद्रगुप्त राजा के बारे में सम्राट समुद्रगुप्त राजा के बारे में बात करते हैं तो द विक्टोरियस किंग ही बहुत बड़े मतलब विजेता कहना चाहिए, है ना, किंग थे. यूजुअली रिटर्न द लैंड टू द सर्टेन कंडीशन यानी कि मतलब कई बार वो चीजों को कैप्चर करने के बाद भी उनको वापस कर देते थे वो सारी चीजें. तो द डिफीटेड किंग हैड टू एक्सेप्ट हिज कॉन्कर एज हिज किंग एंड मास्टर. और जो राजा हारता था उसको उसका मतलब मानना पड़ता था कि ओके आप हमारे राजा हैं, हम आप हमारे मास्टर. तो द विक्टर बिकेम द अधिपति. जो तो विक्टर हो जाता था, जो जीता वो अधिपति हो जाता था और जो कि हार जाता था अधिपति और मोनार्क हो जाता था और जो वैंक्वेज यानी कि जो हार जाता था वो सामंत हो जाते थे. ठीक है. टू एस्टेब्लिश या सामंती. टू एस्टेब्लिश द विक्टर्स अथॉरिटी फर्दर यानी कि विक्टर की अथॉरिटी was made to write his name in the following manner. तो उसको कैसे शो अपने नाम को कैसे लिखना होता पड़ता था. महासामंत श्री क्षिति is परम भारक परमेश्वर महाराज श्री भू क्षितिपाल हारे थे. ठीक है. तो वो बन गए सामंत यानी कि महासामंत बन गए. उनके पैर हुज प्लेस कहाँ पे है? परमेश्वर महाराज श्री भोजदेव के पैरों में है. तो इस तरह से उनको अपना नाम कहना लिखवाना पड़ता था. तो द फ्यूडल वेसल्स वुड आल्सो गिव प्रीशियस गिफ्ट्स एंड ये जो सामंत दे हैव स्पेशल और प्रीशियस गिफ्ट टू द मोनार्च और टू द अधिपति शो देयर लॉयल्टी एंड ग्रेटिट्यूड कि हम आपके प्रति कितने वफादार हैं और कितने कृतज्ञ हैं, है ना. तो वेन एवर द मोनार्क वेंट टू द और जब भी यानी कि मोनार्क जो रूलर होता था जो जीतता जब जो उनके सामंत राज थे जो हार जाते थे राजा दे हैव टू सेंड देयर आर्मीज टू असिस्ट हिम इन द बैटलफील्ड. तो उनको अपनी आर्मी को उनके पास साथ भेजना पड़ता था ताकि वो उनको असिस्ट कर सके उनके युद्ध में. हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं. बिटवीन द ईयर्स 8000 the three influential dynasties ruled in the north. कौन? तीन महत्वपूर्ण मतलब एक तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिन्होंने नॉर्थ एरिया में रूल किया था, है ना, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंडिया में. ठीक है. तो प्रतिहारास वर इन द नॉर्थ. जो प्रतिहार्स थे वो नॉर्थ साइड अपर साइड. द पालास जो थे वो ईस्ट साइड में थे. ठीक है. एंड द राष्ट्रकूट्स इन द साउथ. ओके. तो द किंग्स ऑफ दीज डायनेस्टीज वर एट वॉर और ये तीसरे युद्ध करते थे विद ईच अदर फॉर नियरली 200 ईयर्स. किस लिए? लगभग 2 साल है. एक Pratihar and for Rashtrakoot I will write R and for Pala I will write Pala P-A-L-A Pala. ओके. तो इन लोगों ने लगभग सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ है राष्ट्रकूट, यहाँ पे है पाला, इन द ईस्ट Pala, and the Pratiharas are in the north side. PR Pratiharas in the north side. Okay, they fight at least for 200 years, trying to establish their sovereignty over North India and the kingdom of Kannauj. यानी कि कन्नौज जो एरिया था नॉर्थ इंडिया एंड कन्नौज के एरिया को कैप्चर करने के लिए इनमें झगड़ा होता ही रहा। दिस कांस्टेंट ऑल थ्री किंगडम्स, और ये कंटिन्यूअस लड़ाई इन लोगों को वीक करती, इन किंगडम्स को, इन साम्राज्य को वीक करती। ड्यूरिंग दिस पीरियड छत्तीसगढ़ वाज रूल्ड बाय द कलचुरी डायनेस्टी, और इस पीरियड में, इस समय, इस काल में छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन चल रहा था, हैया लिनिएज का, हैया, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर कलिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट किंग्स वो कलिंग देव थे। कलिंग राज होल ऑफ साउदर्न कौशल, यानी कि दक्षिण कौशल अराउंड द ईयर 1000, है ना, तो उसको उन्होंने रूल किया था लगभग एक अराउंड द ईयर 1000। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट तुम्बान, उन्होंने तुम्बान को अपना कैपिटल बनाया, एंड रूल्ड इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी इयर्स, एंड बहुत से सालों तक स्वतंत्रता पूर्वक उन्होंने राज किया। देन रत्नदेव मेड रतनपुर, उसके बाद रत्नदेव आए, उन्होंने रतनपुर को अपना नया कैपिटल बनाया, एंड डेवलप्ड इट इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द टाइम इन महाकौशला रीजन, एंड उस समय के सबसे बड़े डेवलप्ड एंड बिगेस्ट सिटी का नाम आया उसका महाकौशल रीजन में। एंड इन दोज डेज देयर वर नो टाउन इक्वल टू रतनपुर इन महाकौशला रीजन, एंड महाकौशला रीजन में उस समय रतनपुर के मुकाबले कोई भी दूसरा राज्य, प्राप्ति का कोई राज्य ही नहीं था। Okay. Now the Kalchuri kings considered themselves Rajput. Kings they started considering themselves as a Rajputs. There were several other influential Rajput dynasties in north. North side में बहुत सारे Rajput dynasties थी. North west and central India में भी थी. Prominent among them were the Chauhans, the Tomars, Parmas, Gurjars and Pratiharas. Members of these royal lineages established एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड इसी तरह से इनके बहुत सारे वंशजों ने, रॉयल वंशजों ने क्या किया कि अलग अलग जगहों पे अपना स्वतंत्र राज्य बना दिया। was ruled over सेंट्रल इंडिया, परमार डायनेस्टी यानी कि मध्य भारत को रूल किया। भोज was किंग ऑफ दिस लिनेज, और जो भोज थे वो इस वंशज के, मतलब इस निहाज के सबसे he was a mighty, बट एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ही लड़ाका तरह के वॉरियर थे, एंड बहुत ही पावरफुल आर्मी थी इनके पास, ठीक है। और इन्होंने एम्पायर इनका बहुत बड़ा था, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1000 टू 1035। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल रूलर, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रूलर होने के साथ साथ ही वाज आल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन द साइंसेस, लिटरेचर्स एंड आर्किटेक्चर्स। इनको साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट था, लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, एंड आर्किटेक्चर में भी इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। At the time, uh, just look at this picture, coins used during Ratnadev ruler, जब रत्नदेव राजा थे, used for the trading and other purpose, ठीक है। At the time there was a powerful ruler, एक powerful ruler थे उसी समय पे, सेंट्रल एशिया, कॉल्ड महमूद गजनवी, जिनका नाम था महमूद गजनवी। ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया सेवरल टाइम्स, और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बहुत बार धावा बोला अफगानिस्तान से, बिटवीन 1000 to 25, प्लंडरिंग एंड लूटिंग द लैंड एंड पीपल, लोगों का तबाही मचाई, लोगों को मारा, एंड जमीन लूटी, मंदिर लूटे, सब बर्बाद किया। एंड अ ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम, और उन्हीं के किंगडम के एक बहुत ही महान स्कॉलर थे जिनका नाम था अल बरूनी। क्या जिस समय वो इंडिया आए, ही केम टू स्टडी मैथमेटिक्स, वो यहाँ उन्होंने गणित की पढ़ाई की, एस्ट्रोनॉमी एंड द डिफरेंट स्टडीज इन द कंट्री, और हमारे देश में जितना भी अलग अलग तरह की रिलीजन्स, धर्म फैले हुए थे, उनके बारे में पढ़ा। ही लर्न संस्कृत, संस्कृत की भी पढ़ाई, स्टडी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, और बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक किताबों को, उन साहित्यों को उन्होंने पढ़ा। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम कंट्री इन 1030, he wrote a book
के ही। और जब वो वापस जा रहे थे अपनी कंट्री में इन द ईयर 130, ही रोटेड अ बुक इन अरबिक। टाइटल टाइटल का नाम था अरबिक टाइटल तहीके लॉ द पीपल ऑफ tradition, science, mathematics, astronomy, etc. from this book. And from this book, Tahike Hind, इससे we can get so much information about our India, the people of India, about our customs, religions, traditions, about the knowledge, literatures, astronomy, mathematics, and so many things. Okay. Now, feudal policies of the kings, because kings were constantly at kings होते थे हमेशा वॉर पे होते थे एक दूसरे से। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज, द किंग्स डिड नॉट हैव लार्ज आर्मीज। तो उनको राज्य बढ़ाने के मीन्स मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज यानी कि आर्मी को बढ़ाना। तो उतनी लंबी आर्मी रखना उनके लिए नेसेसिटी नहीं होती थी, बिकॉज इंस्टेड दे डिपेंडेड ऑन देयर सीनियर ऑफिसर soldiers to fight in battle. तो जो मेन राजा होते थे they are not interested to increase their army because they are dependent on their senior officers यानी कि सेनापति और the leaders और the governor officers और जो सामंतीज होते थे ये सामंतीज होते थे उनके ऊपर दे विल डिपेंड ना कि जिन्होंने जिस राज्य को उन्होंने हराया उसके सैनिक उनकी आर्मी को दे यूज्ड टू फाइट फॉर देयर बैटल। ओके, it was during armies began to increasingly use cavalry and elephant troops in addition to infantry in warfare। और ये वही समय था जहाँ पे आर्मीज धीरे धीरे कैवलरी तोप वगैरह एंड एलिफेंट ट्रूप्स यानी कि हाथियों में बैठ के लड़ाई करना एंड इन एडिशन टू इन्फेंट्री और धीरे धीरे किस तरह से शस्त्र ये सारी चीजें युद्ध करने लगे ये शस्त्रों का इस्तेमाल करके। दिस अरेंजमेंट हैड इट्स एडवांटेजेस एज वेल एज ड्रॉबैक्स और इस अरेंजमेंट का एडवांटेज होने के साथ साथ दे हैव ड्रॉबैक्स टू। Among the advantages was that these officials did not have to pay regular salaries from kingdom। तो इस एडवांटेज के साथ साथ क्या ऑफिशियल को रेगुलर सैलरीज नहीं देनी पड़ती होगी राज्य से। इंस्टेड ही गेव देम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव टू पे। तो जो ऑफिशियल्स होते थे दे आर नॉट गिविंग रेगुलर सैलरीज, ठीक है, टू फ्रॉम किंगडम से उनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी बट दे वुड गेट ह्यूज लैंड मतलब बड़े पैमाने पे उनको लार्ज हिस्सा मिल जाता था जमीन का या तो बहुत से गांव की लगान लेने का या रेवेन्यू लेने का उनको दे दिया जाता था कि आप इतने गांव से इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो वो आपका हिस्सा आपको कोई दखल नहीं था। तो इन रिटर्न दे वुड सेंड देयर आर्मीज और इस एवज में जो कहना चाहिए गवर्नर्स होते थे और ऑफिशियल्स होते थे वो अपनी आर्मीज को सेंड करते थे ताकि वो किंग की मदद कर सके जब भी उनको युद्ध में जरूरत पड़े। However, the disadvantage was that once these feudal vassals began earning a lot of money from their villages, they became economically strong and started to disobey the orders of the king। But इसका disadvantage क्या होता था? इसका एक कहना चाहिए कि डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो सामंती होते थे जो इनसे हार चुके होते थे जब उनको सैलरी भेजनी है तो सैनिक भेजने हैं तो उनका खर्चा उठाना है तो दे उनको जमीन या गांव का हिस्सा बना दे देते थे। तो इससे वो रेवेन्यू से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग गए थे एंड इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रांग हो रहे थे और वो राजाओं की बात मानना धीरे धीरे मना कर रहे थे। तो सिंस दे हैड देयर ओन आर्मीज क्योंकि उनके पास खुद की आर्मी थी बिकॉज जो बिग लीडर्स होते थे दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर आर्मीज है ना। तो उनके पास खुद की आर्मीज होती थी तो दे डिड नॉट फियर द किंग एंड ट्राइड टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट और उनको राजा का कोई डर नहीं था और वो अपने आप को और ज्यादा स्वतंत्र बनाने की कोशिश करते थे। सर्वर बहुत स्लो है। लेट्स सी। नाउ मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया की मेजर डायनेस्टीज के बारे में। अभी तो हमने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का पढ़ा। लेट्स सी अबाउट द पे को
मतलब इन्वेड किया। A large part of श्रीलंका remained under चोला रूल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और श्रीलंका का अधिकतर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा चोला रूलर्स के अंडर में था एक बहुत समय, लंबे समय तक के लिए। ओके, द चोलास वर सक्सेसफुल इन वॉर बिकॉज दे हैड अ पावरफुल आर्मी एंड अ नेवी। वो लोग क्यों सक्सेस, यानी कि ताकतवर आर्मी, नेवी टू, जो कि समुद्री रास्ते से भी या पानी के रास्ते से भी जाके रूल मतलब युद्ध जीत सकते थे। इट मैग्निफिसेंट, अमेज, जो उनके पास पैसा था उसको शो ऑफ करने के लिए, दे हैव बिल्ट सो मैनी, मतलब एकदम अद्भुत अद्भुत टेम्पल्स उन्होंने बनाए, और दे इंस्टॉल्ड गॉड्स इन दिस टेम्पल्स लिंक टू देयर नेम्स, और उन्होंने भगवान बैठाए वहां पे अपने नाम जोड़कर। फॉर एग्जांपल वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस लाइक राजाराज चोला बिल्ट टेम्पल। हम लोग इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा लिखा, एक इंस्क्रिप्शन ऐसा हम पढ़ते हैं, ये पत्थर की लिखाई पे इंस्क्रिप्शन हो गया, इसको हम पढ़ते हैं, इस पे क्या लिखा कि राजाराज चोला ने राजेश्वर टेम्पल, राजा चोला ने राजेश्वर टेम्पल बनाया, यानी कि अपने ही नाम पे राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया। ठीक है, तो द चोलास इम्पोज टैक्सेस ऑन देयर सब्जेक्ट्स टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी एंड फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और भी राजकीय एक्सपेंस के लिए और अपने आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारे कर भी लगाते थे। टैक्सेस ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस, लैंड पर टैक्स होता था, उस पर जो फसल होती थी उस पर टैक्स होता था, ट्रेड करने के लिए भी टैक्स होता था, एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड भी, जो कि उनका मेन सोर्स था, ठीक है, उनके राजस्व का, रेवेन्यू। द टैक्स ऑन लैंड कुड बी अप टू 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, जो टैक्स होता लैंड का लगभग 1/3 जितना भी वो प्रोड्यूस होता था उसमें। व्हेन पब्लिक वर्क्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, जब पब्लिक काम करती थी रोड बनाने का, ठीक है, टैंक्स एंड कैनल्स बनाते थे, हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, विलेजेस वर एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक द वर्क विदाउट पेमेंट, एंड गांवों से ये उम्मीद की जाती थी कि ये सारे काम आपके घर के पास हो रहे हैं, मतलब हो रहे, देन यू हैव टू डू दिस वर्क विदाउट पेमेंट, यानी कि बिना पेमेंट के यू हैव टू डू द वर्क। इट वाज जैसे बेगारी कार्य। इट वाज ड्यूरिंग दिस एरा दैट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाज डेवलप्ड, एंड और उसी समय क्या हुआ, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गांव में ग्राम सभा टाइप्स और सेल्फ गवर्नेंस डेवलप हुई। ओके, so this chapter ends here. Okay, I hope you liked my video. Please, if you like my video, please do like, share, and subscribe my channel Bharti Rajput Classes, because my videos will helpful for so many competitive exams. Thank you. Please do like, share, and subscribe my channel Bharti Rajput Classes.